तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी अ थर्सडे को। इसके रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े, पर कई फैमिली अपने छोटे बच्चों को यहाँ छोड़ जाती थी ताकि उनका यहाँ ख्याल रखा जाए और वो अपने काम पर जा सकें। वहीं पर हम नैना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि उसी प्ले स्कूल को चलाती थी और वहाँ की टीचर होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नैना कुछ हफ्तों से बीमार थी, तो काफी दिनों बाद ही वो अपने काम पर वापस आई थी। उन बच्चों में से एक बच्ची का जन्मदिन होता है, तो नैना उसकी मम्मी से कहती है कि अगर आप अपने ड्राइवर से कहकर केक भिजवा देंगी तो बच्चे निहारिका का बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे। निहारिका की मम्मी ऐसा करने के लिए मान जाती हैं और फिर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। बच्चों का ख्याल रखने के लिए नैना ने एक केयर टेकर रखी हुई थी जिसका नाम सावित्री होता है। तो वो नैना से कहती है कि उसे आधार कार्ड से जुड़ा कोई काम कराना है, तो वो जा रही है। अब नैना अपने मंगेतर रोहित के पास जाती है जो कि पेशे से एक वकील था और अपने काम के लिए निकल रहा होता है। जो प्ले स्कूल था वो रोहित के घर में ही बना हुआ था, तो एक तरह से नैना रोहित के घर में आकर प्ले स्कूल चलाती थी। नैना का अगले दिन बर्थडे था, तो रोहित उसे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहता है क्योंकि नैना कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाती थी। लेकिन रोहित के जिद करने पर वो इस बार अपना जन्मदिन बनाने को तैयार हो जाती है। अब सावित्री और रोहित के चले जाने के बाद नैना बच्चों के पास जाती है और उन्हें एक जगह बैठाकर उनका टाइम पास कराने के लिए टीवी में कार्टून लगा देती है। फिर इसके बाद हमें नैना का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। नैना अपने रूम में जाती है और वहाँ से एक बैग निकाल कर उसमें से एक गन निकालती है और फिर उसके बाद पुलिस को फोन करके बताती है कि मेरा नाम नैना जायसवाल है और मैंने 16 बच्चों को बंदी बना लिया है और मेरी कुछ डिमांड्स हैं। नैना घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है जिससे कि कोई भी अंदर ना आने पाए, क्योंकि उसने सच में बच्चों को हॉस्टेज बना लिया था। तभी हम देखते हैं कि घर पर एक आदमी आता है जो कि छोटी बच्ची निहारिका के घर का ड्राइवर होता है और वो केक लेके आया हुआ था क्योंकि नैना ने ही निहारिका की मम्मी को केक भिजवाने को कहा था। नैना उसे घर के अंदर आने देती है और तभी ड्राइवर नैना की बंदूक देख लेता है तो वो काफी घबरा जाता है। नैना तुरंत ही उसके ऊपर गन तान देती है और बंदूक के दम पर उसे भी बंदी बना लेती है। तभी हम देखते हैं कि सावित्री घर वापस आ जाती है क्योंकि वो अपना फोन भूल गई थी और नैना पीछे का गेट बंद करना भूल गई थी, तो वो वहीं से अंदर आ गई थी। सावित्री को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है तो वो उसी ओर जाने लग जाती है। नैना उसके ऊपर भी बंदूक तान देती है और उसे भी ड्राइवर के साथ बंदी बना लेती है। अब वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है क्योंकि नैना ने ही पुलिस को कॉल किया था। पुलिस वाले को सब वहाँ नॉर्मल ही लगता है, तो वो अपनी सीनियर ऑफिसर कैथरीन को जाकर बताता है। नैना पुलिस को वापस जाते हुए देखती है तो वो गेट से बाहर आकर हवाई फायरिंग कर देती है, जिससे कि पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है और नैना ऐसा ही कुछ करना चाहती थी। पुलिस ऑफिसर कैथरीन नैना को कॉल लगाती है और पूछती है कि अंदर के हालात क्या हैं। नैना कहती है कि उसे जावेद खान नाम के आदमी से बात करनी है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। कैथरीन हालात को समझते हुए उस जगह को खाली करवा देती है और वहाँ पर तब पूरी पुलिस फोर्स तैनात हो जाती है क्योंकि बच्चों को बंदी बनाना किसी आतंकी गतिविधि जैसा ही था। अब नैना एक वीडियो बनाती है जिसमें कि वो बोलती है कि मेरी पुलिस से कुछ डिमांड्स हैं और अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो बच्चों को खतरा हो सकता है, और वो उस वीडियो को बच्चों के पेरेंट्स ग्रुप में भेज देती है। अब यही वीडियो रोहित भी देख लेता है और तब उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर नैना ऐसा कर क्यों रही है, तो वो तुरंत ही घर की ओर भागता है। अब हम देखते हैं कि नैना के डिमांड पर जावेद खान कैथरीन के पास आ जाता है जो कि खुद भी एक पुलिस ऑफिसर होता है। कैथरीन और जावेद दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर नैना जावेद से बात क्यों करना चाहती है। पड़ोसियों से दोनों को रोहित के बारे में पता चलता है तो वो उससे कांटेक्ट करते हैं और जल्द से जल्द वहां पर आने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद रोहित भी नैना के साथ शामिल है। नैना ने जो वीडियो बना के भेजी थी उससे बच्चों के पेरेंट्स में पूरी तरह से डर बैठ गया था, तो सभी लोग वहीं पर आ जाते हैं और अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाने लग जाते हैं। अब जावेद नैना को फोन लगाता है और उससे पूछता है कि उसे उससे ही बात क्यों करनी है और वो क्या चाहती है। नैना जावेद की बातों को ज्यादा भाव नहीं देती और कहती है कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, तभी मैं एक बच्चे को छोड़ूंगी। जावेद 5 करोड़ देने की डिमांड को मान जाता है लेकिन रिक्वेस्ट करता है कि वो सभी बच्चों को छोड़ दे, लेकिन नैना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और फोन काट देती है। कैथरीन जावेद पर गुस्साने लग जाती है क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे 5 करोड़ देने के लिए हाँ कर दिया था। जावेद को उस वक्त बच्चों की
ज्यादा चिंता थी, इसीलिए उसने ऐसा किया था। और इन दोनों का काम करने का तरीका काफी अलग था, इसलिए दोनों की आपस में नहीं बनती थी। नैना अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देती है जिसमें कि उसने बोला होता है कि मैंने पुलिस से 5 करोड़ की डिमांड करी है और अगर उन्होंने 1 घंटे में पैसे नहीं दिए तो हर घंटे एक बच्चा मारा जाएगा। नैना की खबर अब हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही थी और सभी ने नैना की हरकतों को एक तरह का पागलपन ही करार कर दिया था। नैना बीच बीच में थोड़े थोड़े वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती जा रही होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और डर का माहौल भी बना रहे। नैना चाहती क्या थी और उसका प्लान क्या था ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था। अब वहाँ पर जावेद और कैथरीन के सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं और सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल में लाने को कह देते हैं। कैथरीन अपने स्पेशल ऑफिसर्स को घर के अंदर एंट्री लेके सिचुएशन हैंडल करने के ऑर्डर्स दे देती है। अब हमारे देश की मीडिया को तो आप जानते ही हैं कि टीआरपी पाने के लिए वो हर जगह घुसने को तैयार रहती है, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। एक न्यूज चैनल छुपकर लाइव टेलीकास्ट करने लग जाता है और पुलिस ऑफिसर्स को घर के अंदर जाते हुए दिखाने लग जाता है। नैना टीवी पे सब कुछ देख लेती है तो वो सतर्क हो जाती है और फिर वो पुलिस वालों के ऊपर ही गोलियां चला देती है जिससे कि कोई भी अंदर आने ना पाए। फिर इसके बाद नैना सामने वाले दरवाजे से हाथ निकालकर हवाई फायरिंग कर देती है जिससे कि वहां का माहौल फिर से डर और खौफ से भर जाता है और तब पुलिस वालों को वापस जाना ही पड़ता है। नैना ने ऐसा इसलिए किया था ताकि लोगों को पता चले कि वक्त आने पर वो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए कोई चालाकी ना करे तो बेहतर है। अब नैना आकाश नाम के बच्चे को लेकर जाती है और उससे कहती है कि अब हम दोनों वो गेम खेलेंगे जो हमेशा खेला करते थे। नैना बच्चे के ऊपर गन तान देती है और सोशल मीडिया पर लाइव जाते हुए उसे शूट कर देती है। ये नजारा देखकर हर कोई एकदम अंदर से हिल जाता है और सहम जाता है क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ सच में हो जाएगा। कैथरीन के एक्शंस की वजह से अब एक बच्चे की जान जा चुकी थी तो सीनियर ऑफिसर उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं और नैना से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंप देते हैं। इस हादसे के बाद अब और कोई हादसा ना हो इसके लिए नैना को 5 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। नैना अब एक और डिमांड रखती है और जावेद से कहती है कि मुझे राकेश माथुर और चरण कुमार नाम के दोनों आदमी चाहिए जो कि गोरेगांव के BWC स्कूल में काम करते थे। जावेद उससे पूछता है कि आखिर ये सब करने का तुम्हारा मकसद क्या है और अब और कितनी डिमांड्स माननी होंगी। नैना कहती है कि अभी तो और भी कई बच्चे बाकी हैं और अब मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। नैना फिर से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देती है ये कहते हुए कि अगर हमारी प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बात नहीं की तो फिर से एक बच्चा मारा जाएगा और उसकी जिम्मेदार खुद पीएम होंगी। अब इसके बाद हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर माया राजगुरु को देखते हैं जिन्हें सारे पत्रकार घेर लेते हैं ये पूछते हुए कि क्या वो नैना से बात करेंगी या नहीं। पीएम माया इस बात से परेशान हो जाती हैं कि आखिर वो लड़की उनसे बात क्यों करना चाहती है तो वो इस चीज के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग करने को कहती हैं। उधर हम देखते हैं कि नैना अब एक बच्ची को छोड़ देती है क्योंकि उसकी एक डिमांड पूरी हो गई थी। हम देखते हैं कि मीटिंग में सभी लोग पीएम से यही कह रहे होते हैं कि आपको उस लड़की से बात करने की जरूरत नहीं है और जैसा हमारा प्रोटोकॉल है वैसे ही चलना चाहिए वरना ऐसे तो हर कोई ऐसे ही करके डिमांड्स पूरी करवाने लग जाएगा। पीएम उनकी बातों को सुनती तो हैं लेकिन उनके दिमाग में यही चल रहा था कि बाकी 14 बच्चों की जान अब भी खतरे में है तो अगर कुछ भी नहीं किया तो उनकी जान जा सकती है। अब हम देखते हैं कि रोहित वहाँ पर आ जाता है और तब जावेद उससे पूछताछ करने लग जाता है लेकिन रोहित को इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जावेद को ये पता चलता है कि नैना की माँ है और उसी के साथ वो रहती है लेकिन अभी वो कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता था। प्राइम मिनिस्टर नैना से बात करने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि नैना ने ये डिमांड रखी थी कि अगर उसकी पीएम से बात हो गई तो वो 2 बच्चों को छोड़ देगी। पीएम सोचती है कि अगर मेरे बात करने से 2 बच्चों की जान बचती है तो यही करना सही रहेगा और फिर तब नैना की अगली डिमांड का भी पता चल ही जाएगा। पूरी सिक्योरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर नैना को फोन लगा देती हैं और पूछती हैं कि वो उससे बात क्यों करना चाहती है। नैना कहती है कि अब मैं 2 बच्चों को छोड़ दूंगी और अगर आप चाहती हैं कि मैं बाकी बच्चों को भी छोड़ दूं तो आपको मेरे सामने आना होगा और मुझसे बात करनी होगी तो जो भी करना है जल्दी करिए। जावेद नैना को कॉल करके उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने जो डिमांड करी थी उसे पूरा कर पाना मुश्किल ही था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर बात करने के लिए कहना कोई छोटी बात तो नहीं थी। लेकिन नैना ने जो अपने दिमाग में सोच रखा था उसके चलते वो जावेद की एक नहीं सुनती और फोन काट देती है।
हम देखते हैं कि कैथरीन उस जगह पर पहुंच जाती है जहां नैना और उसकी माँ साथ में रहते थे, पर वहां उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन दो अहम बातें पता चलती हैं। कैथरीन को पता चलता है कि नैना ने अपनी माँ को एक मेडिकेशन सेंटर भेज दिया है और नैना एंटी डिप्रेसेंट पिल्स खाती है, यानी कि नैना डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही थी। कैथरीन ये सारी जानकारी जावेद को देती है तो जावेद सीधा रोहित के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस बारे में तो रोहित कुछ न कुछ जानता ही होगा। रोहित बताता है कि नैना अपने पापा की डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो डिप्रेशन में चली गई थी और तभी से उसने अपनी थेरेपी शुरू की और दवाइयां खाना भी शुरू करी थी। हम देखते हैं कि पीएम का सेक्रेटरी जावेद को ये ऑर्डर देता है कि पीएम नैना से नहीं मिलेंगी, इसलिए अब तुम्हें जैसे भी इस सिचुएशन को हैंडल करना है वैसे करो। जावेद नैना को बता देता है कि पीएम उससे नहीं मिल सकती, तो नैना सावित्री, ड्राइवर और एक छोटे बच्चे की फोटो लेकर ऑडियंस पोल डाल देती है और कहती है कि प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए मना कर दिया है, तो अब आप बताइए कि इन तीनों में से कौन जिएगा और कौन मरेगा। प्राइम मिनिस्टर जब ये वीडियो देखती हैं तो अपने सेक्रेटरी पर बहुत गुस्सा करती हैं, क्योंकि उनसे पूछे बिना ही उन्होंने बोल दिया था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकती। पीएम उन सभी को अच्छे से हड़काती हैं और फैसला लेती हैं कि वो नैना से मिलने के लिए जाएंगी, क्योंकि उन 12 बच्चों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि नैना सावित्री और ड्राइवर के पास बैठी होती है, तभी सावित्री बाथरूम जाने के लिए कहने लगती है। नैना जैसे ही उसे खोलती है तो सावित्री उसके ऊपर हमला कर देती है और फिर ड्राइवर को भी खोल देती है। अब वो दोनों ही लोग नैना पर काबू पाने के लिए उसे पकड़ने लग जाते हैं, लेकिन उस हाथापाई में सावित्री बेहोश हो जाती है। ड्राइवर नैना से गन छीनने लग जाता है और इसी छीना झपटी में गोली चल जाती है। बच्चे कोई भी आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले नैना ने बच्चों को हेडफोन पहनाकर गाने लगाकर सुला दिया था। हम देखते हैं कि ड्राइवर जिंदा होता है, क्योंकि गोली ड्राइवर के पैर पर जा लगी थी। नैना दोबारा से उन दोनों को बांध देती है और फिर वीडियो बनाते हुए उसकी चोट दिखाती है और कहती है कि अगर पीएम यहाँ पर नहीं आई तो तीनों को ही मार डालूंगी। अब हम देखते हैं कि पुलिस ने नैना की माँ को ढूंढ निकाला था, तो जावेद उनसे पूछता है कि आपकी बेटी ये सब क्यों कर रही है, आप सब कुछ साफ साफ बता दीजिए, वरना मैं आपको नैना की लाश पर रोने का भी मौका नहीं दूंगा। नैना की माँ कहती है कि मैं नहीं रोऊंगी नैना की लाश पर, क्योंकि मेरे आंसू अब सूख चुके हैं, क्योंकि इस दिन के लिए कहीं न कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि नैना बस से अपने स्कूल से घर की ओर जा रही थी और वो बस में एक अकेली ही बची थी। तभी वहीं उसे बस का कंडक्टर बुरी निगाहों से घूर रहा होता है। कंडक्टर अकेली लड़की को देख उसे सुरक्षित घर पहुंचाने के बजाय उसके साथ घटिया घिनौना काम करने का सोच लेता है और फिर वो बस ड्राइवर के साथ मिलकर अपनी घिनौनी मानसिकता के चलते नैना के साथ गलत काम कर डालते हैं। इसके बाद हमें नैना की माँ को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेटी के साथ गलत करने वालों को सजा दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही होती हैं। उस वक्त जावेद पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था, तो वो माँ की एक भी बात नहीं सुन रहा होता। माँ उसके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही होती हैं कि मेरी बेटी के साथ गलत करने वालों को पकड़ लीजिए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद कहानी यहाँ से वर्तमान में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि जावेद पूरी तरह से शॉक्ड में था, क्योंकि अगर उसने उस वक्त नैना की माँ की बात सुन ली होती तो शायद आज ये सब कुछ होता ही नहीं। नैना ने जो राकेश माथुर और चरण कुमार नाम के 2 आदमियों को लाने को कहा था, वो वही आदमी थे जिन्होंने नैना के साथ घटिया घिनौना काम किया था, और नैना ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने साथ हुए गलत का इंसाफ पाना चाहती थी। जावेद को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि उस वक्त वो मेडल और बड़ी उपाधि पाने के लिए बड़े केसेस को सॉल्व कर रहा था, लेकिन बड़ा बनने के चक्कर में वो ये भूल गया था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका काम है सभी को सुरक्षित रखना और मुजरिम को सजा दिलाना। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा था वो सबके लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा होता है। अब हम देखते हैं कि नैना से मिलने के लिए वहाँ पर देश की प्रधानमंत्री माया राजगुरु आ जाती हैं, जो कि किसी ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी देखने को मिलेगा। नैना से मिलने के पहले जावेद प्राइम मिनिस्टर को उसकी सारी बातें बता देता है, जो कि जाननी बहुत जरूरी थी। पीएम नैना से फोन पर बात करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तुमने तो एक बच्चे की भी जान ले ली है, तो मैं अंदर कैसे आ जाऊं। तभी नैना के घर का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि वहाँ से वो छोटा बच्चा आकाश और सावित्री बाहर निकलती है। ये वही बच्चा था जिसको सबने लाइव मरते हुए देखा था, लेकिन असलियत में नैना ने उसे मारा नहीं था। नैना और वो बच्चा अक्सर एक गेम खेलते रहते थे, जिसमें कि नैना उसे शूट करने की एक्टिंग करती थी और बच्चा मरने की एक्टिंग करता था। तो उस टाइम नैना ने वही करवाया था और बेचारे भोले बच्चे को कुछ पता ही नहीं था, तो वो एक्टिंग कर भी देता है। अब ये देखने के बाद नैना पर भरोसा करके प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर नैना से मिलने के लिए जाती हैं और उनके साथ जावेद भी जाता है। नैना ने प्रधानमंत्री के लिए पूरा सेटअप तैयार कर रखा था क्योंकि वो उनसे बात करते वक्त सोशल मीडिया पर लाइव भी जाने वाली थी ताकि पूरा देश जान सके कि आखिर वो चाहती क्या है। नैना प्राइम मिनिस्टर को एक डाटा दिखाती है जिसमें कि रेप रिहैबिलिटेशन विक्टिम्स के एनजीओज के नाम लिखे हुए थे। नैना बताती है कि जो मैंने 5 करोड़ लिए हैं वो इन्हीं एनजीओज में जाने वाले हैं और ये काम आपको करना है। प्राइम मिनिस्टर एंटर दबा के ये काम कर देती हैं और पूछती हैं कि तुम आखिर चाहती क्या हो। नैना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि रेप करने वाले रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट मिले और मुझे पता है कि ये काम आसान नहीं है लेकिन आप इस लॉ को पास करवा सकती हैं। नैना पॉक्सो एक्ट के बारे में बताती है कि कदम तो सही दिशा में था लेकिन फिर इस एक्ट में एज लिमिट क्यों लगा दी गई, क्योंकि 8 महीने से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरत तक के रेप हो रहे हैं और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो हर 16 मिनट में कोई एक महिला रेप का शिकार होती है और ऐसे तो कई केसेस हैं जो आंकड़ों में है ही नहीं। इन बलात्कारियों का खून दिमाग में नहीं बल्कि कहीं और ही दौड़ता है, तो इन सबके दिमाग में डर बैठाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि मुझे और मेरी जैसी कई महिलाओं को कुछ तो मिले जिस पर वो भरोसा कर सकें। प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है लेकिन तुम जो बच्चों के साथ कर रही हो वो भी तो अन्याय ही है। नैना कहती है कि इस देश में लोग जानबूझकर बहरे बने घूमते हैं, तो जब तक उनके कान के पास आकर ना चिल्लाओ तब तक अपनी गर्दन घुमाकर नहीं देखते। आप नहीं जानती कि जो मेरे साथ हुआ वो कैसा फील होता है। आप नहीं जानती कि उस हादसे के बाद मेरे माँ बाप ने क्या क्या सहा। मेरे पिता के ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि वो उस वक्त ही गुजर गए। मैं आज भी जब रोहित को गले लगाती हूँ तो मुझे समय लगता है खुद को ये भरोसा दिलाने में कि मैं उसके साथ सेफ हूँ। मुझे नहीं पता कि जब उसे पता चलेगा कि मेरे साथ रेप हुआ था तो वो मुझे छोड़ देगा या साथ रहेगा। कुछ लोग होते हैं जो संभल जाते हैं और बाकी फांसी पर लटक जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि मैं तुम्हें समझ रही हूँ लेकिन इसमें इन बच्चों की क्या गलती थी। नैना कहती है कि अगर मैंने इन बच्चों का सहारा नहीं लिया होता तो आज आप यहाँ ना बैठी होती, ना ही जावेद यहाँ पर होता और यहाँ पर वो भी मौजूद नहीं होता जिसने मेरा रेप किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्राइवर ही वो बस ड्राइवर है जिसने नैना के साथ बलात्कार किया था और वही चरण कुमार था। राकेश माथुर जो कि बस कंडक्टर था उसने बलात्कार के वक्त नैना के हाथ पकड़े हुए थे लेकिन अब पुलिस ने उसे धर दबोचा था। नैना बताती है कि 3 हफ्ते पहले ये दरिंदा छोटी बच्ची निहारिका का हाथ पकड़ के मेरे प्ले स्कूल के अंदर आता है और कहता है कि मैं निहारिका का नया ड्राइवर हूँ। मैं उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो गई थी और ये दिमाग में आने लगा था कि जैसे उसने मेरे साथ किया वैसे ही वो कभी निहारिका के साथ भी कर सकता है। ये चरण कुमार अपना नाम बदलकर खुलेआम अपनी जिंदगी जी रहा था जो कि मैं ऐसा होते देख नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं इसे जीने नहीं दूंगी। नैना चरण के ऊपर गन तान देती है और कहती है कि अब सबको सच बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया था। चरण भोला बनने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो जावेद की गन छीन कर नैना को मारने की कोशिश करता है लेकिन गन की सेफ्टी ऑन थी तो गोली नहीं चल पाती। तभी नैना लगातार गोली चलाते हुए चरण जैसे दरिंदे को मौत के घाट उतार देती है और नरक में पहुंचा देती है। अब वहां पर स्पेशल फोर्सेस आ जाती हैं और तब नैना को अरेस्ट कर लिया जाता है। नैना जो करना चाहती थी, जो उसके दिमाग में था, जो वो बदलाव लाना चाहती थी वो सब सही था लेकिन उस चीज को करने का तरीका कानून के दायरे में गलत ही था तो उसे अरेस्ट होना ही पड़ता है। लेकिन जितने भी लोग उसे देख रहे थे वो सभी जानते थे कि नैना ने जो किया वो बहुत ही सही किया। जावेद हमेशा अपनी गन की सेफ्टी ऑफ करके रखता था लेकिन उस टाइम उसने ऑन कर रखी थी क्योंकि वो जान गया था कि चरण उससे गन छीनेगा। जावेद जानता था कि चरण पकड़ा भी गया तो बस उसे जेल ही होगी, तो उसने शायद जानबूझ के ऐसा किया था ताकि उसका तुरंत वहीं पर खात्मा हो जाए। अब हमें पार्लियामेंट का सीन दिखाया जाता है जहां प्राइम मिनिस्टर माया राजगुरु सभी से कह रही होती हैं कि आज मैं पीएम के नाते नहीं बल्कि एक महिला नागरिक के नाते बोल रही हूं। नैना ने जो भी किया वो सही था या गलत इसकी चर्चा हर जगह हो रही है और उसकी सजा वो काट भी रही है लेकिन जो मुद्दा उसने उठाया है वो गलत नहीं है। इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि नैना जायसवाल की मांग अनसुनी ना जाए। अब सीन यहाँ से 6 महीने आगे शिफ्ट होता है जहाँ हम नैना को जेल में ही बाकी महिला कैदियों को पढ़ाते हुए देखते हैं। तभी उसी वक्त नैना न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि राकेश माथुर को आजीवन कारावास की सजा मिल गई है, जिसे पढ़कर नैना बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि जो उसने किया था शायद उसका असर होना शुरू हो गया था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, आपने जो मूवी में देखा वो हम सभी जानते हैं कि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान ऐसा करने की कोशिश भी करे तो वो तुरंत ही एक आतंकी घोषित कर दिया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। और इस देश की मीडिया ऐसी है कि पता नहीं क्या क्या बातें बना के उसे हमारे सामने पेश करते हुए सच्चाई से हमें कोसों दूर कर देगी। ये काम नामुमकिन सा इसलिए भी लगता है क्योंकि रियलिटी में देश का प्रधानमंत्री किसी ऐसे इंसान से बिल्कुल भी मिलने नहीं जाएगा जिसने किसी को हॉस्टेज बना रखा हो। तो एक तरह से मूवी में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से फिक्शन ही लगती है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो जिस हिसाब से देश में बलात्कार और इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कहीं ऐसा न हो कि कोई आम इंसान इन सबसे परेशान होकर ये कदम उठाने को तैयार हो जाए। हालांकि हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि उससे कई लोगों को परेशानी हो सकती है, जैसे कि बच्चों के पेरेंट्स को हुई, और कानूनी तौर पर गलत भी होगा। लेकिन हम मन में यही सोचते हैं कि कुछ तो ऐसा हो जिससे कि समाज में बदलाव आए और बलात्कार करने वालों पर लगाम लगे। कुछ ऐसा कि ऐसा घटिया काम करने से पहले लोगों की रूह कांप जाए और ऐसा करने का उनके ख्याल में भी ना आए। अगर सख्त कानून बना भी दिए जाएं तो कई महिलाएं उनका गलत फायदा उठाने लग जाती हैं, जिससे कि काफी पुरुषों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तो एक तरह से इस मामले में नारी ही नारी की दुश्मन बन जाती है। अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो फेक रेप केसेस भी बहुत होते हैं। शायद इसीलिए बलात्कारियों के लिए कड़े कायदे कानून बनाना मुश्किल सा हो जाता है। फिलहाल अभी हाल ही में मैंने पढ़ा कि महाराष्ट्र में 26 जनवरी के दिन निर्भया स्क्वाड नाम से एक डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया गया है, जो कि स्पेशली महिलाओं की सेफ्टी के ऊपर काम करता है। अगर कोई भी महिला कहीं भी अनसेफ फील करती है तो वो 103 डायल करके निर्भया स्क्वाड से कांटेक्ट कर सकती है और तब वो तुरंत ही आपकी सहायता के लिए आ जाएंगी। अब देखना ये रहेगा कि जैसे महाराष्ट्र में निर्भया स्क्वाड बना है, वैसे और भी जगह महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया गया था, तो उसमें उन लोगों को ही परेशान किया जाने लगा था जो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ होते थे। यहाँ तक कि भाई बहनों को भी नहीं बख्शा जा रहा था। तो इस तरह से वो स्क्वाड पूरी तरह से फेल हो गया। तो ऐसे डिपार्टमेंट बनाने का यही मकसद होना चाहिए कि जो परेशानी में है उसकी सहायता करें, ना कि खुद जाकर सबको परेशान करें। अब मैं एक बात उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि लड़कियां उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगी तो रेप तो होंगे ही। मुझे जरा ये बताइएगा कि 8 महीने की लड़की ने कौन से गलत कपड़े पहने हुए थे जो उसका रेप हुआ, या 80 साल की बूढ़ी दादी ने क्या गलत कपड़े पहने थे जो उनका रेप हुआ। आप ऐसी बातें बोलकर बस बलात्कारियों की सोच को बढ़ावा देते हो, क्योंकि वो तो जानते ही हैं कि वो कुछ भी करें, बदनाम तो लड़कियां ही होंगी। क्योंकि हमारा समाज तो यही सोचता और समझता है कि अगर लड़की के साथ रेप हुआ है तो वो अब बुरी हो गई है। यहाँ तक कि कोई शादी तक करने को तैयार नहीं होता, और जिसने रेप किया होता है वो अगर पैसे वाला है तो आसानी से छूट जाता है, और अगर कोई ऐसे ही है तो बस जेल में रहकर अपनी जिंदगी गुजार देता है। लेकिन असली जिंदगी बर्बाद तो उसकी हो जाती है जिसके साथ गलत हुआ है। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो कुछ भी मैं बोलना चाहता हूँ वो सब आपको पता है। लेकिन मेरे बोलने या आपके सुनने से रेप होना बंद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब से आप इस वीडियो को देखना शुरू किए होंगे तब से ना जाने पता नहीं कितनी लड़कियां किसी दरिंदे का शिकार बन चुकी होंगी। अब हम एक्टिंग की बात करें तो यामी गौतम ने नैना का रोल बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है और उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। वहीं नेहा धूपिया ने भी पुलिस का रोल काफी अच्छे से निभाया है। इससे पहले नेहा धूपिया पुलिस के कैरेक्टर में सनक मूवी में दिखाई दी थी, और तब मैंने कहा था कि उनका रोल कुछ खास नहीं था, लेकिन इस फिल्म में वो एकदम पावरफुल पुलिस ऑफिसर के रूप में देखने को मिलती हैं। मैं आपको बता दूं कि नेहा धूपिया ने इसमें प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग नहीं करी है, बल्कि वो सच में प्रेग्नेंट हैं। जी हाँ, जब वो प्रेग्नेंट थी तभी उन्होंने इस फिल्म में काम किया था, तो आप समझ ही सकते हैं कि उन्होंने इस रोल के लिए काफी मेहनत करी है, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाना काफी मेहनत का काम है। वहीं जावेद खान यानी अतुल कुलकर्णी को तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो एक्टिंग के मामले में कितने ज्यादा सही हैं, और उन्होंने अपने पुलिस के कैरेक्टर को काफी अच्छे से निभाया है। और प्राइम मिनिस्टर माया राजगुरु यानी डिम्पल कपाड़िया ने भी अपने रोल को सही ही निभाया है। वहीं बाकी सह कलाकारों ने भी अपने रोल को निभाते हुए सही परफॉर्मेंस दी है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जिन्हें ये मूवी वाकई में देखनी चाहिए वो तो देखने वाले नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ वही आज भी कहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो सब अपनी सुरक्षा करना खुद ही सीखें, क्योंकि हर वक्त हर कोई आपके साथ नहीं रह सकता। तो किसी भी दरिंदे से लड़ने के लिए आप खुद तैयार रहें। तो ये था एक्सप्लेनेशन आ थर्सडे मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।